नमस्कार साथियों, एप्लास्टिक एनीमिया क्या होती है, कैसे पहचानना है, कैसे इसका इलाज होता है, कितनी खतरनाक होती है, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। बहुत ही आसान भाषा में ये मेडिकल की साइंटिफिक जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। एप्लास्टिक एनीमिया की बात करें तो ये काफी रेयर है। एनीमिया मतलब शरीर में खून का कम हो जाना। एप्लास्टिक एनीमिया में सिर्फ खून नहीं कम होता बल्कि ब्लड के दूसरे जो एलिमेंट होते हैं WBC और प्लेटलेट, ये भी कम हो जाता है। तो ब्लड के तीनों तरह के सेल्स कम हो जाते हैं और एप्लास्टिक एनीमिया काफी रेयर है, इतना कॉमन नहीं है। जैसे दूसरे खून कम होने की जो कंडीशन है, जैसे कि आयरन की कमी हो जाना या विटामिन B12 की कमी हो जाना, हीमोलिटिक एनीमिया होती है, इस तरह की कंडीशन ज्यादा कॉमन होती है। एप्लास्टिक एनीमिया काफी रेयर है बट ये बहुत ही सीरियस बीमारी। सीरियस इसलिए है क्योंकि इसमें बोन मैरो फेल हो जाता है, बोन मैरो सेल नहीं प्रोड्यूस कर पाता। बोन मैरो एक ऐसी जगह जहाँ पे खून बनता है, जो हड्डियां होती है उसके अंदर, ये हड्डियां खोखली होती है, उसके अंदर ब्लड प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे RBC भी होता है, WBC, प्लेटलेट, ये तीनों बोन मैरो फेल होने के कारण, अच्छे से काम न करने के कारण ये तीनों सेल्स कम हो जाते हैं एप्लास्टिक एनीमिया में। तो एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया भी होती है, ल्यूकोपीनिया होती है, WBC कम होगा, न्यूट्रोफिल कम होगा, तो कई तरह के इन्फेक्शन के खतरे बढ़ जाते हैं शरीर में, और प्लेटलेट कम होने से शरीर में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता है। तो ये काफी सीरियस कंडीशन हो जाती है। इसका इलाज भी करना और पेशेंट का क्योर करना बहुत ही मुश्किल, एक चैलेंजिंग बीमारी हो सकती है। अभी ये छोटे बच्चों में भी हो सकती है और बड़े बुजुर्गों में भी हो सकती है, दोनों उम्र में हो सकती है। अभी ये होती क्यों ऐसा हो जाता है कि किसी के शरीर में खून, WBC, प्लेटलेट तीनों नहीं बनते? तो ऐसा माना जाता है कि जो बोन मैरो का मेन सेल है, जिसको हम लोग स्टेम सेल बोलते हैं, उसमें कोई इम्यूनोलॉजिकल अटैक हुआ है, शरीर के सेल्स ने उसको मार दिया है, या कई बार जेनेटिक डिफेक्ट के कारण, या कई बार केमिकल टॉक्सिन, पेस्टिसाइड, इनकी वजह से जो स्टेम सेल है, जो बोन मैरो में सारे तरह के सेल्स बना रहा है, उसमें गड़बड़ हो गया है और वो सेल्स ही नहीं बना पा रहा है। तो बोन मैरो के अंदर जहाँ पे ये ब्लड बनता है, सारी ब्लड बनाने का जो सिस्टम है, फैक्ट्री है, उसमें खराबी होने से RBC, WBC और प्लेटलेट तीनों की कमी आ जाती है। अब ये प्लास्टिक एनीमिया होने के क्या कारण, क्यों हो जाता है? तो ज्यादातर बार ऐसा देखा गया है कि कोई हमें कारण नहीं मिलता। मेडिकल साइंस में जब इसकी जांच करी तो ज्यादातर मरीजों में सब जांच वगैरह करा लिया जाता है, हर तरह के टेस्ट पर, कोई इसका चेक कारण नहीं मिलता। इसको हम लोग इडियोपैथिक बोलते हैं। तो ज्यादातर बार यही होता है, बहुत सारी इसमें टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ती है, पर बोन मैरो की जो जांच है, बोन मैरो एस्पायरेशन या बायोप्सी, प्रमुख वही जांच होती है। इसके अलावा इसमें कारण कुछ मिले हैं। एक जेनेटिक कंडीशन है, फैंकोनी एनीमिया बोलते हैं, जिसमें DNA रिपेयर डिफेक्टिव हो जाता है। इसके अलावा डिसकेराटोसिस कंजेनाइटा बोलते हैं, ये भी एक जेनेटिक कंडीशन होती है। तो ऐसी कुछ कंडीशन हो सकती है, हालांकि ये रेयर में ही होती है। उसके अलावा कई तरह के वायरल इन्फेक्शन है। प्रमुख वायरल इन्फेक्शन जो कि एप्लास्टिक एनीमिया करा सकते हैं, उसमें पार्वो वायरस का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस B का है, हेपेटाइटिस C का इन्फेक्शन है, HIV इन्फेक्शन है, एपिस्टीन वायरस है। तो ये प्रमुख वायरस है जो एप्लास्टिक एनीमिया करा सकते हैं। कई तरह की दवाइयां हैं, उसमें कई तरह की एंटीबायोटिक्स हैं, कैंसर की दवाइयां हैं, बहुत सारी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां हैं, दर्द की दवाइयां हैं, कई तरह की जो अमेरिकी एपिलेप्सी, मानसिक दवाइयां, वो भी करा सकते हैं। कई तरह के केमिकल टॉक्सिन, जैसे कि कीड़े मकोड़े मारने के लिए पेस्टिसाइड है, या खेतों में हर्बिसाइड यूज होता है, बेंजीन केमिकल है, आर्सेनिक है, लेड है, मरकरी, इनकी वजह से हो सकता है। जो रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, उसकी वजह से हो सकती है। कैंसर की कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, दोनों एप्लास्टिक एनीमिया करा सकती है। कई तरह की ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसलिए ऐसे मरीजों में भी एप्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। तो ये प्रमुख कारण है। ज्यादातर बार कारण नहीं मिलता, अगर कारण मिल जाता है उन मरीजों में तो फिर कारण को हटाना रहता है इलाज के नाम। इसका जो प्रमुख लक्षण ऐसा आएगा, क्योंकि शरीर के अंदर ब्लड सेल्स नहीं मिलते, जैसे खून होता है उसके अंदर जो प्रमुख सेल 3 तरह के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट, तीनों का अलग अलग काम होता है। तो इसमें लक्षण आएगा कि शरीर में खून ही नहीं है। जब खून नहीं होगा तो कमजोरी, थकान लगना, सांस फूलना, शरीर पीला पड़ जाना, चक्कर आना, इस तरह से होगा। और जब WBC, न्यूट्रोफिल कम होगा तो अलग अलग तरह के इन्फेक्शन लगेंगे, उससे बुखार आएगा, ये इसके लक्षण में होता है। और प्लेटलेट कम होने से क्या होगा, शरीर में अलग अलग हिस्सों में खून बह सकता है। चोट लगने पे ज्यादा खून बहेगा, नाक से खून बहना, मुंह से खून निकलना, पेशाब से, स्टूल से खून निकल सकता है। और कहीं पे चोट लगती है तो वहाँ पे जल्दी ब्रूचिंग, पटेची बोलते हैं, निशान जल्दी पड़ सकता है। अब इसकी डायग्नोसिस के लिए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जांचें तो बहुत सारी कराई जाती हैं, लेकिन जो मेन ये देखना कि जो बोन मैरो जहाँ पे ये खून बन रहा है उसको देखना, उसकी जांच करना। तो बोन मैरो में सुई डाल के जब एग्जामिन किया जाता है, उसमें मटेरियल निकाल के, तो बोन मैरो एस्पायरेशन बोलते हैं। और ऐसे ही अगर उसमें से थोड़ा टुकड़ा सा निकाल लिया जाए तो बायोप्सी। तो होता क्या है कि बोन मैरो में जो सेल्स है उनका नंबर कम हो जाता है। इसको हम लोग हाइपोसेलुलर बोलते हैं मेडिकल की भाषा में। जो बनाने वाले सेल्स हैं, स्टेम सेल हैं, या अलग अलग तरह के जो RBC के इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल
रहे हैं, या WBC के जो ब्लास्ट सेल है या प्रिकर्सर सेल है या प्लेटलेट के मेगाकैरियोसाइट वगैरह, उनका नंबर कम हो जाता है और उनकी जगह पे फैट सेल ज्यादा दिखते हैं और स्ट्रोमल सेल मिलते हैं। तो बोन मैरो के एग्जामिनेशन से ही इसकी डायग्नोसिस होती है। इसलिए प्लास्टिक एनीमिया की डायग्नोसिस काफी लेट बनती है। बहुत समय तक पेशेंट परेशान रहता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या शरीर में हो गया, किस तरह की बीमारी हो गई है। हीमोग्लोबिन कम रहेगा, WBC कम रहेगा, प्लेटलेट इसके अंदर कम रहेगा, रेटिकुलोसाइट का काउंट करते हैं वो भी कम रहता है। कई तरह के वायरल मार्कर करने पड़ते हैं, फ्लो साइटोमेट्री का एग्जामिनेशन है वो भी करने पड़ते हैं। कुछ तरह के क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है वो करके देखी जाती है, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसकी डायग्नोसिस चूंकि थोड़ी लेट बनती है, क्योंकि एनीमिया के जो कॉमन काज है उसको देखना पड़ता है, उसको एग्जामिन करना पड़ता है। ये ध्यान रखें कि ये कोई ब्लड का कैंसर नहीं है, बस ये रहता है कि कुछ % में ये प्लास्टिक एनीमिया के मरीजों में लंबे समय में थोड़े दिन बाद कैंसर होने का रिस्क रहता है, हालांकि वो बहुत ही कम रहता है। पर ये कोई ब्लड कैंसर नहीं है, फिर भी इसमें सेल्स कम होते हैं, हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट कम होता है। अब ट्रीटमेंट, इसका कई तरह का ट्रीटमेंट ऑप्शन है, पर अगर किसी की एज कम है, कोई बच्चा है 4, 6, 20 साल का, 15 साल का, 40 साल से अगर कम का है, तो उसमें बोन मैरो का ट्रांसप्लांट अगर हो जाए तो सबसे बेहतर है। पिछले मैच अगर कोई हो जाए तो वो काफी सक्सेसफुल रहता है, 70-80% में अच्छा रिजल्ट रहता है और लाइफ उसकी अच्छी रहेगी, आगे बिल्कुल वो नॉर्मल जीवन जीने लगेगा। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया, कोई सुटेबल डोनर नहीं मिला है या कुछ और भी वजह है, तो उस कंडीशन में जैसे ओल्ड एज है, तो उसमें क्या होता है, एक इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी दी जाती है जिसको ATG बोलते हैं, इंजेक्शन है एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन। इसका भी असर काफी सारे मरीजों में देखा गया है। ये जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह से इनका असर आता है, पर यही सारे इलाज के ऑप्शन है। इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन भी एक दवा है जो शरीर में T सेल मीडिएटेड इम्यून अटैक, मैंने शुरू में बताया था कि कारण है, उसको ये साइक्लोस्पोरिन दवा से सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बोन मैरो में इस तरह से काम करती है कि इम्यून मीडिएटेड जो अटैक होता है उसको कम करती है। ऐसे ही एल्ट्रोम्बोपैक करके एक दवा है जो स्टेम सेल जो कम हो जाते हैं उसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता किसी वजह से, और इसके अलावा अगर कोई कारण मिलता है जिसके कारण ये हुआ है तो उसको हटाना है। जैसे दवाई का असर के कारण हुआ है, केमिकल टॉक्सिन की वजह से हुआ है। इसके अलावा चूंकि WBC कम होता है तो एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी, समय समय पे एंटी फंगल दवाई देनी पड़ेगी। ब्लड कम होता है तो ब्लड चढ़ाना, प्लेटलेट कम हुआ तो प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन, ये सब रेगुलर करने पड़ते हैं जब तक इसका सही से दवाई या इलाज या बोन मैरो ट्रांसप्लांट ना हो जाए। कई तरह की इसमें और भी दवाई आती हैं जो RBC को बढ़ा सकती हैं, एरिथ्रोपोएटिन जैसे है या ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, इनका भी इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये सारे सपोर्टिव केयर होते हैं। ये प्लास्टिक एनीमिया को आइडेंटिफाई करना, उसकी डायग्नोसिस, फिर उसका ट्रीटमेंट, ये सब एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, पैसे भी काफी लगते हैं। क्योंकि बीमारी बहुत कॉमन नहीं है, रेयर है, पर अगर सही तरीके से इसको पता चल जाती है और जो भी प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाए तो पेशेंट की नॉर्मल लाइफ है वो हो सकती है इसमें भी। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए तो वो तो फिर काफी अच्छा ही रहेगा, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन वही रहता है। ज्यादा एज के व्यक्तियों में कई बार ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सलाह नहीं दी जाती, बल्कि दूसरे जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो भी ट्राई किए जाते हैं और उनका भी रिजल्ट कई बार अच्छा हो जाता है। तो एप्लास्टिक एनीमिया क्या है और शरीर में इसके क्या असर आते हैं, कैसे पहचानना, इसके बारे में साइंटिफिक जानकारी बहुत ही आसान भाषा में बताने की मैंने कोशिश करी। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रहेगा इस बीमारी को समझने के लिए। थैंक यू।